बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ बड़ा रेफरेंस फाइल हुआ है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं। एक स्टेनोग्राफर कैसे अरबों रुपए की जायदादें ख़रीदता रहा आसिफ जरदारी के बिहाफ पर, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के हवाले से समाअत हुई है, बड़ी अहम समाअत थी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को चैलेंज किया उसके ऊपर भी समाअत हुई है, वो भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक अहम केस है, आज सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने मुराद अली शाह की तनख्वाह बंद कर दी है और पूरी काबीना की छुट्टी करवा दी है और बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की है। और वो जो आम शहरियों के हकूक छीनने वाले हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है और ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने फ़ाइल की थी। जो एक रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस अत्तार मिनल्ला साहब ने दरख्वास्त खारिज की थी यूसुफ रज़ा गिलानी की। और यूसुफ रज़ा गिलानी का ये मौक़िफ़ था कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो 7 वोट ज़ाय किए गए थे वो ज़ाय नहीं होने चाहिए थे, वो कानून के मुताबिक वो वोट थे। और मुझे एक वोट से मैं इलेक्शन जीत रहा था, लेकिन वो मेरे 7 वोट ज़ाय करके मुझे हरवाया गया है और मेरे साथ ज़्यादती की गई है और मुझे अब रिलीफ दिया जाए। जब उनकी दरख्वास्त खारिज हुई थी तो उस दरख्वास्त के खारिज होने के बाद दोबारा वो इंट्रा कोर्ट अपील में आए थे। 2 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। इस बेंच ने आज समाअत की है और जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, उनकी तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब अदालत में पेश हुए हैं। बाकी जो रिस्पोंडेंट्स थे उनकी तरफ से भी अदालत में लोग पेश हुए हैं। अदालत में समाअत के बाद जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब उन्होंने टाइम लिया था जवाब जमा करवाने का, तो अदालत ने 26 मई के लिए इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत मुलतवी कर दी। अब 26 मई को इसके ऊपर दोबारा समाअत होगी। फिर हम देखते हैं जो मामला है बड़ा अहम मामला है और वो है नाअहली का। 3 रुकनी बेंच था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, जिसने आज नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत की। उसमें जो जवाब जमा करवाया गया था वो सारे का सारा वो जो जवाब है वो आज अदालत में सबमिट करवाया गया यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे की तरफ से। और ये कहा गया कि ये जो मामला है इस मामले के अंदर हमें रिलीफ दिया जाए और हम हर हाल में इससे सुरखरू होना चाहते हैं। जब अदालत में ये बात हुई तो ये क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ख़ुद इसकी सरबराही कर रहे थे, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ख़ुद सारे के सारे मामलात को देख रहे थे और ये 3 रुकनी बेंच था। इसमें जो 2 MNA हैं फ़हीम खान और जमील अहमद, उन दोनों के वकला भी आज अदालत में पेश हुए हैं और उनके वकला ने अदालत में आज पेश होकर अदालत को बताया कि हम इस केस के अंदर अपना जवाब जमा करवाना चाहते हैं, लेकिन हमें इसमें जो आर्गूमेंट्स हैं उसके लिए मौका दिया जाए। तो फ़हीम खान और जमील अहमद के वकला के लिए जो है वो अदालत ने समाअत मुलतवी की और साथ इसमें जो यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे की तरफ से जवाब जमा करवाया गया उसमें यह कहा गया कि किसी गैर तस्दीक शुदा वीडियोज़ की बुनियाद पर ये केस किया गया है जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, सरासर झूठ का एक पलंदा है और उसको खारिज होना चाहिए। अदालत ने फ़ाइनल आर्गूमेंट्स के लिए 24 मई के लिए मुकर्रर कर दी। अब 24 मई को दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी और दोबारा अदालत देखेगी कि आया कानून के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली बनती है या नहीं बनती। एक जगह यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन बनने गए हुए हैं, दूसरी जगह यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेटरशिप भी ख़तरे में है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, जो भी इसमें मज़ीद डिटेल होती है। एक अहम केस और वो जो है वो मामला है जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें भी अपने अपने जो गोशवारों की डिटेल्स हैं वो जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई तो उसमें जो मेन इसमें था, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रिकॉर्ड जमा करवा चुकी है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ 9 अकाउंट्स का रिकॉर्ड था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 7 अकाउंट्स का रिकॉर्ड था। इसके अलावा उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। जब फ़ॉरेन फंडिंग का मामला आया तो उसमें जो दूसरी तरफ थे मौलाना फजलुर रहमान, ANP और बाकी जो जमातें रजिस्टर हैं उन सब से रिकॉर्ड तलब किया गया था। मामला असल में बना था मौलाना फजलुर रहमान की वजह से। जब हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने ये बात की कि मौलाना फजलुर रहमान को लीबिया और इराक़ से डायरेक्ट पैसे आते थे और उन ममालिक
के जो हेड्स हैं वो पैसे भेजते थे। तो यहाँ से मामला गर्म हुआ था और मामला ये हुआ कि JUIF से भी रिकॉर्ड तलब किया गया था। आज फरहतुल्लाह बाबर पेश हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, ANP की तरफ से उस्मान काकड़ पेश हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब पेश हुए हैं और खावर बशीर साहब पेश हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं। तो आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इसकी भी सरबराही कर रहे हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ से जवाब नहीं आया। तो अदालत ने जो बेंच था, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने इस्तफसार किया कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का जवाब क्यों नहीं आया। तो कहा गया कि अभी तक उनको नोटिस मौसूल हो चुके हैं लेकिन वो जवाब जमा नहीं करवा रहे। तो अदालत ने कहा, जो बेंच था, कि वो जवाब जमा नहीं करवाएंगे तो फिर हम उनकी गैर मौजूदगी में ही जो फिर हमारे पास उनके खिलाफ एलिगेशंस आए हैं तो हम उन्हीं को फिर दुरुस्त तस्लीम कर लेंगे। इसके अलावा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एक फ़रीक अपने एलिगेशंस जमा करवा चुका है, जो उसको मालूमात या इन्फॉर्मेशंस मिली हैं वो जमा करवा चुका है। अब अगर दूसरा फ़रीक जमा नहीं करवाएगा तो उसका मतलब ये है कि पहले फ़रीक की चीज़ें ठीक हैं। इसलिए अब जिस जमात जो जमात रह गई है और जिसने अपने गोशवारों की डिटेल जमा नहीं करवाई उनको आखिरी मौका दिया जाता है कि वो 26 मई तक अपने गोशवारों की रिपोर्ट्स जमा करवाएं। अगर वो रिपोर्ट्स जमा करवाएंगे तो फिर उसके बाद ये अदालत डिसाइड करेगी, ये जो बेंच है और इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड करेगा कि आया जो कुछ इनके ख़िलाफ़ हुआ वो ठीक है या गलत है। और जो फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है, आप जानते हैं एक वक्त था कि फ़ॉरेन फंडिंग पर मौलाना फजल रहमान भी बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और मरीम नवाज़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी। लेकिन जब इनका मामला, इनका पिंडोरा बॉक्स खुला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवा दिया था, लेकिन जब इनका पिंडोरा बॉक्स खुला तो इनके तो पल्ले कुछ नहीं था। जब इनके पल्ले कुछ नहीं था तो ये अब खामोश हो गए हैं और ये चाहते हैं कि अब किसी तरीके से ये इलेक्शन कमीशन की तलवार जो उनके सर पर लटक रही है इनको कोई मुआफ़ी मिल जाए और इनको कोई रिलीफ मिल जाए। ये इस वजह से इस सारे मामले को देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इनको कोई मज़ीद रिलीफ मिलेगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस को डिसाइड करना होगा तो उसमें बाकियों को भी डिसाइड करना होगा। अब या तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस डिसाइड ना करवाएं या ये जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की हद तक और उन सबको जवाब जमा करवाना होगा। अब देखते हैं 26 मई को क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि 8 अरब रुपए का जाली ट्रांजैक्शंस का आज रेफरेंस फाइल किया गया है आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ और मुश्ताक अहमद के ख़िलाफ़। कराची के इलाके में जो रेजिडेंशियल रिहाइशें ख़रीदी गई थी, जायदादें ख़रीदी गई थी आसिफ जरदारी की तरफ से 8.3 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन से। और ये जो 7 को अक्यूज़ड है मुश्ताक अहमद, ये 2009 से 2013 तक ऐवान सदर में सरकारी मुलाजिम रहा और ये इसके बिहाफ पर सारा कुछ होता रहा और इसके अकाउंट से और इसके नाम पर जाली ट्रांजैक्शन होती रहीं। रुखसाना बंगश, आप जानते हैं रुखसाना बंगश जो सेक्रेटरी थी, रुखसाना बंगश ने जो है वो इसको स्टेनोटाइपिस्ट के तौर पर भर्ती किया था और वो जो स्टेनोग्राफ़र था वो स्टेनोग्राफ़र अरबपति बना आसिफ जरदारी के बिहाफ पर और 8.3 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन हुई और वो जो जायदादें ख़रीदी गई वो आसिफ जरदारी ने अपने नाम पर करवाई और अपने नाम पर आज तक उसके वो जायदादें हैं। तो ये रेफरेंस आज दायर कर दिया गया है और अल्टीमेटली इस रेफरेंस में भी और कुछ भी ना हो, ये जो जायदादें हैं वही अगर इनकी नीलाम हो जाती हैं एट दी एंड तो यही एक बहुत बड़ी रिकवरी होगी और इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक अच्छा, एक खुश आइंद एक जो है वो पेशरफ्त है। साथ हम बात करते हैं सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच की। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में ताख़ीर का मामला था। बारहा वज़ीर आला सिंध को नोटिस जारी किए जा रहे थे, कबीना के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन वो सारे के सारे मामले पर बिल्कुल किसी भी तरह से टस से मस नहीं हो रहे थे। आज जब मामला आया अदायगी में ताख़ीर से मतलब जो केस था और उसमें जो एडवोकेट सुहेल खोसो पेश हुए तो पिटिशनर के वकील एडवोकेट जो है सुहेल खोसो ने अदालत को बताया कि अदालत के बार बार अहकामात के बावजूद रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन नहीं दी जा रही, जिस पर अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद न होने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि जब तक रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी तब तक काबीना को भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला समेत तनख्वाह बंद कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने वज़ीर आला समेत पूरी काबीना, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी फाइनेंस की तनख्वाह बंद करने का हुक्म दिया और समात 11 मई तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच के जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड और जस्टिस फ़हीम सदीकी ने यह हुक्म जारी किया। ये 2 रुकनी बेंच था। ये वो जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड साहब हैं जिन्होंने इनको कहा था कि जहाँ कुत्ता काटेगा MPA को मुअत्तल कर दिया जाए और जिसके खिलाफ ये गए थे
सिंध हाई कोर्ट कराची में कि आफ्ताब गोरड के पास हमारा केस ना लगाया जाए। अब सब के सब की तनख्वाहें बंद कर दी हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड साहब को कि आपसे मैं यही उम्मीद है और इंशाअल्लाह पूरी कौम आपके साथ है। और आपको जिन लोगों ने धमकियां दी थी, जिन्होंने कहा था कि बम के ज़रिए आपकी गाड़ी उड़ा देंगे, जिन्होंने आपको गालम गलूच की थी, और फारूक एच नाइक ने अदालत में खड़े होकर इस बात को तस्लीम किया था और उस बुनियाद पर माफ़ी मांगी थी, भले चीफ जस्टिस उसके ऊपर एक्शन ले न लें, भले कोई नोटिस हो ना हो, लेकिन पूरी कौम ये जानती है कि सिंध सखर बेंच में एक जज बैठा है जिसका नाम जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड है, और जो सिर्फ हक और सच की बात करता है और जिसने इन माफिया को नथ डाली हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे और आप सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे और वहाँ आके बड़े माफिया को भी हाथ डालेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।